Hello everyone. Welcome to SVGMS Jalra Patan online classes. It is our chapter number 7 of class 9th Science Diversity in Living Organism. ये हमारा क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 है और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 पार्ट हम इस चैप्टर के बना चुके हैं और इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। इससे पहले 5th पार्ट में हमने देखा था किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है जो आइटलर के द्वारा दिया गया था। किंगडम प्लांटी को सबसे पहले 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया था। दीज आर सब डिवीज़न क्रिप्टोगेमी एंड फेनरोगेमी। और क्रिप्टोगेमी फेनरोगेमी क्या होते हैं? क्रिप्टोगेमी 3 टाइप के इनमें डिवीज़न होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसी तरह से फेनरोगेमी में आपके 2 डिवीज़न होते हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। इनके बारे में पिछले पार्ट में हमने स्टडी कर दिया था। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता है किंगडम प्लांटी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके अनुसार हमने इसको डिवाइड किया था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसको क्वेश्चन को लिखने के लिए आप उसे करें और उसको लर्न भी करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किंगडम प्लांटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक डिवीज़न आएगा थैलोफाइटा, उसमें हम कुछ यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। किंगडम प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? दे आर ऑटोट्रॉफिक। सेल की टाइप कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो इसमें सेल की टाइप होती है यूकैरियोटिक। दे आर यूकैरियोटिक। इसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है। बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दे फॉर्म फ्लावर्स एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल। देन इसको 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में वे प्लांट्स आते हैं या वे डिवीज़न आते हैं जिनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं या छिपे हुए होते हैं। ठीक है, वे एक्सपोज नहीं होते, बाहर हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको हमें ढूंढना पड़ता है। यदि वे प्रेजेंट होते हैं तो वे आसानी से पहचान में नहीं आते हैं। ठीक है। और फेनरोगेमी में वे प्लांट्स आते हैं जो क्या कर सकते हैं? फ्लावर और सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वह पूरी डिफ्रेंशिएटेड होती है अच्छी तरह से रूट, स्टेम और लीव्स में। हालांकि टेरिडोफाइटा में हम पढ़ेंगे इनकी भी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। तो आप इस डिफरेंस को तो ना लिखें तो अच्छा होगा। फेनरोगेमी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वह यह है कि दे बियर सीड्स एंड फ्लावर्स। इनमें सीड भी होते हैं और फ्लावर्स भी होते हैं। हालांकि सीड सिर्फ जिम्नोस्पर्मी में होते हैं, लेकिन फ्लावर और सीड दोनों एंजियोस्पर्मी में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे तो आप इनके कैरेक्टरिस्टिक आसानी से समझ जाएंगे। तो इतना हमने पहले पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था। नाउ अब हम हर एक डिवीज़न को, ठीक है, ये किंगडम प्लांटी है, ये इसके सब डिवीज़न हैं। ठीक है, 2 सब डिवीज़न है और फिर उसके अंदर ये 5 क्या है यहाँ पर डिवीज़न है। ठीक है, 5 डिवीज़न था। हमने पढ़ा था पहले हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में कि सबसे पहले आपके किंगडम होता है। ठीक है, फिर उसके नीचे आपके फाइलम होते हैं, एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए डिवीज़न। ठीक है। तो डिवीज़न यहाँ पर पहले 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम इससे पहले क्या लिखते हैं? सब डिवीज़न। ओके। ऐसा एनिमल्स में भी हो सकता है, हम उसको पहले सब फाइलम में डिवाइड करें। ठीक है, सब फाइलम के बाद उसको फाइलम में डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से आपके जो डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न किंगडम प्लांटी में सब डिवीज़न क्रिप्टोगेमी का फर्स्ट डिवीज़न क्या है? थैलोफाइटा। तो हम यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे पहले थैलोफाइटा। फर्स्ट डिवीज़न इज थैलोफाइटा। तो
इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे थैलोफाइटा के। लो, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, थैलोस। किससे बना है ये, थैलोस। थैलोस का अर्थ क्या होता है, थैलोस का अर्थ होता है अनडिफरेंशिएटेड। थैलोस का अर्थ होता है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इनमें जो बॉडी होती है वह डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा रूट किधर है, लीव किधर है और शूट किधर है। इनकी एक अजीब ही प्रकार की बॉडी होती है। देयर में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये सारे कैरेक्टर्स हम अभी यहाँ पर लिख लेंगे। पहले आप यहाँ पर देखें थैलोफाइटा में जनरली क्या आते हैं। थैलोफाइटा में ऐसे ग्रीन प्लांट आते हैं जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और जनरली इसमें कौन आता है, एल्गी। आपने देखा होगा कोई स्टेगनेंट वाटर बॉडी होती है जिसमें पानी भरा रहता है, जैसे हमारे समुद्र वगैरह होते हैं, तालाब होता है, तो उनमें नीचे एक हरे रंग की काई जम जाती है, ठीक है, जिसे हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं, काई जमना। तो वह जो काई होती है एक्चुअली क्या होती है, एल्गी होती है। ओके, तो ये जो काई है ये क्या है, आपके डिवीजन थैलोफाइटा का एक सदस्य है, ठीक है, एल्गी। इसमें जनरल क्या आते हैं, एल्गीज आती हैं। कई सारे एग्जाम्पल है जिनको हम आगे स्टडी अभी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिवीजन थैलोफाइटा का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय थैलोफाइटा, आप थैलोफाइटा से क्या समझते हैं, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ डिवीजन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के साइलेंट फीचर्स क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक लिखने होते हैं, 2-5 और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो थैलोफाइटा है हमारा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, प्लांट्स आर जनरली एक्वाटिक, ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन है, इसको इस तरह से लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप बोलते हैं साइलेंट फीचर। ये वो साइलेंट, वो चुप करने वाला साइलेंट नहीं है, साइलेंट फीचर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला तो है दे आर एक्वाटिक। कहाँ पाए जाएंगे ये, एक्वाटिक यानी कि जल में पाए जाते हैं, दे आर एक्वेटिक, वे पानी में पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक्वेटिक भी 2 तरह के होते हैं, दे में भी मेराइन और दे में भी फ्रेश वाटर। यहाँ मेराइन का क्या अर्थ है, मेराइन का अर्थ होता है समुद्री, ठीक है, ये समुद्री भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में, यानी कि आपके जो नदी तालाब वगैरह होते हैं जहाँ पे मीठा पानी भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। और मेराइन वाटर कैसा होता है, खारा पानी, समुद्री पानी, सॉल्टी वाटर, ब्राइन भी उसको बोलते हैं, ठीक है, मेराइन। मेराइन तो एक्वेटिक होते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश। तो इसको आप पूरे, आपको लिखना पड़ेगा इसको पूरे एक सेंटेंस के रूप में। तो आप क्या लिखेंगे, दे आर मेनली एक्वाटिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे आप, दे आर मेनली एक्वाटिक्स, दे मे बी मेराइन और फ्रेश वाटर, ये मेराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में रहने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप। देन जैसे हमने यहाँ पे थैलोस का अर्थ लिखा था, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दे आर प्लांट बॉडी डू नॉट differentiated into root, stem and leaves। इनमें
रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती हैं। बिल्कुल प्रीमिटिव प्रकार के, बिल्कुल आदिम, प्राचीन, सबसे शुरुआत में जो प्लांट्स बॉडी स्ट्रक्चर बना उस टाइप के ये क्या है, प्लांट्स है। तो इनकी बॉडी बिल्कुल सिंपल थी, इनमें रूट, स्टेम और लीव्स जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं थे, जो आज हम अपने आसपास के प्लांट्स में देखते हैं, जो कि कौन से हैं, एंजियोस्पर्मी, जो हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं। ये प्लांट हमें अपने आसपास अभी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वह रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा दे में बी यूनिसेलुलर, ये कुछ कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर उनकी बॉडी आप देख सकते हैं, आपके बुक में दे रखा है यूनिसेलुलर। ठीक है, दीज आर थैलोफाइट्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगायरा एंड कारा। ये सब क्या है, आपके एल्गीज हैं, इसमें आती हैं आपके किंगडम थैलोफाइटा में। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम्स में, और आप इधर देख पा रहे होंगे डायग्राम्स। ये जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, इट इज़ क्लेमाइडोमोनास, क्या नाम है इसका, क्लेमाइडोमोनास, और ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरेला है, क्लोरेला और वॉलवॉक्स है। ठीक है, ये कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब होते तो यूनिसेलुलर हैं लेकिन मल्टीसेलुलर के रूप में कॉलोनी बनाकर ये रहते हैं। देन हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है, ये भी कॉलोनी बना के रह रहा है। यूलोथ्रिक्स है, ये यूनिसेलुलर है लेकिन फिलामेंटस है। फिलामेंटस का मतलब दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग हाइफे, है ना, लॉन्ग फिलामेंट के रूप में होते हैं। इनकी सेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब ये लंबे लंबे तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। और एक्चुअल जो आपके काई होती है, एल्गी की हम जो बात कर रहे हैं, हरी हरी रंग की जो आपको काई दिखाई देती है, वह यही होती है। कौन, आपके स्पायरोगायरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और जिग्नेमा, यही आपकी मेन काई होती है जो हरे कलर में आपको दिखाई देती है। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके एल्गीज हैं। ठीक है, तो ये दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। देन इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे कैसे होंगे, ऑटोट्रोफिक होंगे। ठीक है, दे आर ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब हमने पहले समझा था, जाना था। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्लांट्स किस प्रकार का ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, या यूँ लिख सकते हैं दे शो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं दे आर फोटो ऑटोट्रोफिक। सिंपली बस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि वे ऑटोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रोफिक या ऑटोट्रोफिक एंड दे शो फोटोसिंथेसिस, है ना। आपको ऐसे लिख लेना, ज़्यादा बताऊंगा ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। दे आर ऑटोट्रोफिक एंड शो फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रोफिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ओके, फिर इसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ, इनकी सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होगी, जनरली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन कभी कभी ये पेक्टोज नाम के शुगर की भी बनी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल सेलुलोज या पेक्टोज की बनी होती है। दे पजेज सेल वॉल, सेल वॉल होगी, ये डेफिनेट है कि इनके अंदर सेल वॉल होगी, लेकिन इनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी? तो वह सेलुलोज की या पेक्टोज की बनी हो सकती है। ओके, देन रिजर्व फूड मटेरियल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सभी प्लांट्स में कॉमन है। रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च। सभी प्लांट्स में भोजन बॉडी के अंदर किस रूप में इकट्ठा होता है? आप फ्रूट खाते हैं ना, फ्रूट्स, जैसे आलू खाया आपने, आलू ऐसे फ्रूट नहीं है, वो स्टेम है। एप्पल खाया आपने, आम खाया, कुछ भी खाया, तो उसके अंदर मेनली क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च क्या है? वह उनका एक स्टोरेज है, फूड का स्टोरेज है। आलू है, ठीक है, तो आलू क्यों बना? क्योंकि वह फूड का क्या कर रहा है? स्टोरिंग कर रहा है। इसलिए थोड़ी बना कि मनुष्य आएगा, आलू को ले जाएगा, उसको काटेगा और सब्जी बनाकर खा जाएगा, इसलिए नहीं बना रहे हो, है ना। वो तो मनुष्य ने उसको पहचाना कि ठीक है भाई, ये आलू है, पोटैटो है, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ है और इससे हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो वह उसको खाता है, ठीक है। तो ये जो पोटैटो है या कोई भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं प्लांट्स में, उनमें स्टोरेड क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और वह किस रूप में होता है? स्टार्च। तो यहीं पर एक और बात हम क्लियर कर लेते हैं, यदि प्लांट्स के अंदर फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, तो एनिमल्स के अंदर कैसे स्टोर होगा बताइए? एनिमल्स के अंदर आप नोट करना इसको, हालांकि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा आपको, फिर भी आप ध्यान रखें, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर होता है या रिजर्व फूड मटेरियल होता है। आप जो कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, वह टूटता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फिर उसके बाद उससे क्या होता है? वापस एनाबॉलिक रिएक्शन होती है और नए पदार्थ बनते हैं। तो वह नया पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनता है ग्लाइकोजन, और ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। भाई हम दिन भर तो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, हम एक बार खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता रहता है, डाइजेशन होता रहता है, एब्जॉर्प्शन होता रहता है और एसिमिलेशन होता रहता है। मतलब वह नए कंपाउंड्स में बदलता रहता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। और जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तब हमें जो ऊर्जा मिलती है वह कहाँ से मिलती है? स्टोर्ड ग्लाइकोजन से मिलती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च है, और एनिमल्स का क्या है? ग्लाइकोजन। ओके, क्लियर? देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना रिप्रोडक्शन। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाएगा। दे शो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। भाई ये पॉइंट तो हमने पहले पढ़ ही लिया था जब हमने किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो उसमें पढ़ लिया था कि प्लांट्स क्या करते हैं? सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर एग्जांपल्स आपने देखे अभी, ठीक है, तो इनको आप एक बार और नोट कर लें, इनके नाम क्या क्या और इनका स्ट्रक्चर क्या है, आप इधर देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें एल्गी है ना, सबसे पहले कौन सी है? क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, इधर दिखाई दे रहा है आपको, क्लोरेला है। देन वॉलवॉक्स है, हाइड्रोडिक्टियन है, झूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है,
जिग्नेमा है, देन किलियोक्यूट स्कूटेटा है, एंड किलियोक्यूट पल्विनेटा है और अल्वा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं और आप इनको याद करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपके जैसे बुक है, ये आपकी बुक है, तो बुक में तो आपके 3 लाइन इधर लिखी गई हैं और 2 लाइन इधर, यानी कि 5 लाइन में पूरा ब्रायोफाइटा का जो डिवीज़न है, सॉरी थैलोफाइटा का जो डिवीज़न है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। तो पूछते क्या है, सिर्फ आपके जो 9th लेवल है उसमें आपकी यही पूछते हैं कि थैलोफाइटा में एक्चुअली किस प्रकार के प्लांट्स आते हैं, दे आर एल्गी। ठीक है, और उसके कुछ साइलेंट फीचर्स पूछ लेते हैं और कुछ उसके एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लिया, बताओ झूलोथेक्स किस में आएगा, क्लेमाइडोमोनास, कारा, ये किस में आते हैं। ठीक है, तो दे आर कम इन थैलोफाइटा। बिल्कुल आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपली लर्न करना है और इसको दिमाग में रखना है। ओके, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट डिवीजन of cryptogamy and that is bryophyta। ओके, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में। ओके, तो अपना नेक्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं या कौन से प्लांट्स आते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर कौन आता है, आपके एल्गी आती है। ठीक है, क्या आती है, एल्गी, दिस इज एल्गी। हर एक ग्रीन कलर की होती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। सेलुलर लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स जैसे मल्टी सेलुलर है ना, तो ये एक लॉन्ग क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने यूलोथ्रिक्स में, अल्वा में देखा, एल्गी के अंदर। ठीक है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल। यहाँ पर न तो ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं और न ही कोई दूसरे टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये भी बिल्कुल सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके अंदर जनरली कौन से प्लांट्स आते हैं, मोसेस। ठीक है, मोसेस, स्पंज नुमा मोसेस जनरली किसको कहा जाता है, जो स्पंज नुमा प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोसेस कहते हैं। इस तरह से थैलोफाइटा के अंदर आपके एल्गी आती है, उसी तरह से ब्रायोफाइटा के अंदर कौन आता है, मोसेस आते हैं। ठीक है, ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो इनको एक और उपनाम से नाम जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एम्फीबियंस। ये आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं इनको, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अभी आगे हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में 10 फाइलम होते हैं टोटल, है ना, तो उसके अंदर एक फाइलम आता है आपके वर्टिब्रेटा। क्या फाइलम आएगा, वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर वे सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होंगे, आपकी क्लासेज होंगी। ये क्या है, फाइलम। फाइलम के अंदर क्या होती हैं, क्लासेस। तो ये क्या होंगी, क्लासेस। फर्स्ट क्लास होती है पीसीज, PISCES। सेकंड क्लास होती है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। थर्ड क्लास होती है रेप्टाइल्स। फोर्थ क्लास होती है एनीज और फिफ्थ क्लास होती है मैमल्स या मैमेलिया, मैमल्स या मैमेलिया। तो यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो एम्फीबियंस हैं वह एक्चुअली क्या है, क्यों इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं।
मोसेस को या ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले जीवों को हम क्या कहेंगे, मोसेज या ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जो भी इसके एग्जाम्पल हैं सब क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, तो उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वर्टिब्रेटा, जो कि एनिमल किंगडम, जंतुओं के क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। एक फाइलम में 10वें नंबर का वर्टिब्रेटा, सबसे लास्ट नंबर पे आता है वर्टिब्रेटा। उसमें सबसे फर्स्ट क्लास आती है फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, देन मेमेलिया। मेमेलिया में आपके आता है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। ठीक है, एट द टॉप मोस्ट, सबसे लास्ट में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आता है मेमेलिया। तो पीसेज में कौन आता है, पीसेज में आपकी आती है फिशेज, मछलियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद एम्फीबियंस बने, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में प्लस वाटर में दोनों में रह सकते थे। कहाँ पर, लैंड में और वाटर में दोनों जगह रह सकते थे, उनको हम क्या कहा, एम्फीबियंस कहा। ठीक है, तो इसमें आपके एग्जांपल आता है जैसे फ्रॉग, मेंढक। ठीक है, ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे टर्टल होता है, कछुआ वगैरह। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनको एम्फीबियंस क्यों कह रहे हैं। इनको एम्फीबियंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दे कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। ये भूमि पर भी पाए जाते हैं और लैंड पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों में रहते हैं। आगे बात आपके समझ में, हमने इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि ये प्लांट, और जो प्लांट होते हैं, मोसेस होती हैं, ये वाटर में भी पाई जाती हैं और लैंड पर भी, भूमि पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका, ये कहाँ होते हैं, दे ग्रो ऑन वेट, ये ड्राई नहीं, वेट जगह पर उगते हैं। मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, दे ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ये कहाँ उगते हैं, नम, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नम, गीली जगह पर, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी जगह पर, और छायादार जगह पर। लेकिन जो हमने यहाँ पर लिखा है वाटर में, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, एंड सम इन वाटर, और कुछ पानी के अंदर भी रहते हैं या पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें प्लांट की जो बॉडी होती है, ठीक है, इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर पाया जाता है। इसका मतलब इनके अंदर दो प्रकार की बॉडी पाई जाती है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में दो प्रकार की बॉडी वह रखता है, शो करता है। ठीक है, एक बॉडी को हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा, टू स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में दो तरह की स्टेजेस देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज होती है गैमेटोफाइटिक, ठीक है, और दूसरी स्टेज होती है स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। गैमेटोफाइटिक का मतलब ऐसा ये होता है कि जब जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वह गैमेट्स बनाती है या गैमेट्स के रूप में रहती है। क्या फॉर्म करती है, गैमेट्स फॉर्म। गैमेट मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अभी आप थोड़ी
दिल गुर्दे को मजबूत करके इसको देखते जाएं, समझते जाएं। अभी थोड़ी देर बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप यूँ ना कहें या यूँ ना सोचें कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो आपको थोड़ा समय लगेगा। जब पूरा आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनकी जो मेन बॉडी होती है वह कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। और इस बॉडी में ये क्या बनाते हैं, गैमीट्स फॉर्म करते हैं। गैमीट्स का फॉर्मेशन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, इसी तरह से जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है इसमें ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक, उसमें किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर, एंड दे आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, तो यहाँ पर दो नए वर्ड आ गए आपके लिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इसका क्या अर्थ होता है, हैप्लॉइड का अर्थ क्या है और डिप्लॉइड का अर्थ क्या है। तो मोटे मोटे रूप में आप इतना समझ लें कि मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, बताओ। मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। आपने ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ा है क्लास 8 में। क्लास 8 में हम ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 46। यदि इनको हम टोटल करके लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है, इन 46 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं 2n। क्या बोलेंगे इनको, 2n। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इन 46 क्रोमोसोम की जो कैलकुलेशन है इनको हम क्या कहते हैं, 2n, क्योंकि यहाँ पर 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। और 23 जोड़ी कैसे हैं, जैसे ये यहाँ पर फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये यहाँ पर सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये यहाँ पर थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये यहाँ पर फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये यहाँ पर 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम ऐसे होते हैं दिखने में। तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम कैसे है, जोड़ी में है, मतलब उसके जैसा एक और क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इनको, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इनमें से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स में से कितने, 22। कितने क्रोमोसोम, 22 पेयर्स, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम, एक दूसरे के जैसे होते हैं। लेकिन जो बाकी का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वह मेल के अंदर अलग होता है और फीमेल के अंदर अलग होता है। क्लास 8 में पढ़ा है हमने, है ना, आप थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करें। मेल के अंदर जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वह कौन सा होता है, XY टाइप का होता है, और फीमेल के अंदर XX टाइप का होता है। मतलब एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है। ठीक है, तो इनमें अंतर है ना, एक तो X टाइप का और एक Y टाइप का। तो बाकी सब तो बिल्कुल सेम है, 22 पेयर तो बिल्कुल सेम है, 23वां पेयर अलग है जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, और यही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, X, अब ये मेल गमीट है, ये फीमेल गमीट है। ठीक है, तो मेल गमीट कौन से बनेंगे, X बनेंगे और Y बनेंगे। मतलब जो मेल होते हैं जब स्पर्म बनाते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान तो दो प्रकार के गमीट बनाते हैं। एक तो ऐसे गमीट, ऐसे स्पर्म जिनके अंदर X क्रोमोसोम होता है, और एक ऐसे गमीट जिनके अंदर Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों XX हैं। इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, एक ही प्रकार का गमीट बनाएंगे, ये भी X ये भी X। समझ रहे हैं आप? जब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल स्पर्म से फीमेल गमीट मिलेगा
ठीक है, X से X मिलेगा तो लड़की बनेगी और X से Y मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़का। ठीक है, बॉय यहाँ पर क्या बनता है, बॉय, और यहाँ पे क्या बनते हैं, गर्ल। यहाँ पर गर्ल बेबी का जन्म होता है और यहाँ पर बॉय बेबी का जन्म होता है X1 में। ठीक है, तो मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की, क्योंकि जब तक आपको ह्यूमन बीइंग में या जो अभी एडवांस एनिमल्स हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं पता तो इन लोअर एनिमल्स में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम या इनको हम एलोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इनमें आपके क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। तो ये जो गैमीट्स है ना, जब इनमें बनते हैं प्लांट्स के अंदर तो उस स्टेज को हम गैमीटोफाइटिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या है, जब गैमीट बनेंगे तो वह बॉडी पूरी अलग होगी और फिर जब गैमीट से वापस नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसको हम स्पोरोफाइटिक बॉडी कहते हैं। अब ये डिप्लॉइड और हेप्लॉइड का क्या लफड़ा है, देखो सेल दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं, सेल दो तरह की होती है, एक तो होती है हेप्लॉइड और एक होती है डिप्लॉइड। वो इसी चीज में आपको समझ में आ जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, किसको छोड़कर, गैमिट्स को छोड़कर, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, इनको छोड़कर हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं वे सब कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, है ना। कहने का मतलब उनके अंदर हमेशा 2n क्रोमोसोम होते हैं। 2n का मतलब क्या है, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है। और मेल गैमीट के अंदर कितने होते हैं, सिर्फ n क्रोमोसोम, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम। जो दो सेट थे ना, दो सेट्स थे ना क्रोमोसोम के, उनमें से एक ही सेट एक गैमीट के अंदर आता है। दो सेट थे, एक एक्स और एक वाई, दो सेट थे, एक पेयर में दो सेट होंगे या दो क्रोमोसोम होंगे, एक्स और वाई। लेकिन मेल गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही सेट आता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, 22 तो वे आ जाएंगे, ठीक है, 22 तो वे आ जाएंगे जो बिल्कुल सेम थे, और इनमें से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो 22 क्रोमोसोम तो वे, और इनमें से एक मान लो एक्स आ गया, तो ये कितने हो गए टोटल, 23 क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एन अवस्था या हेप्लॉइड अवस्था। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, हेप्लॉइड। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं, हेप्लॉइड। जब क्रोमोसोम कोशिका के अंदर आधे होते हैं, जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल्स डिवाइड होती हैं, ठीक है, तो उनमें एक सेल से जब दो सेल बनती है तो क्रोमोसोम की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड सेल कहते हैं। ये आपकी डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, और ये आपकी हेप्लॉइड सेल है। समझ में आ रहा है। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आपकी सेल्स डिवाइड होती है तो 2n वाली सेल किस में बदल जाती है, सिंगल n वाली में। यानी कि इसके अंदर तो 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन इनके अंदर कितने थे, 23 क्रोमोसोम्स थे। और ये अवस्था मनुष्य के अंदर सिर्फ कहाँ पाई जाती है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स में ही पाई जाती है। ये ध्यान रखें, मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों कैसे होते हैं, n में, यानी कि हेप्लॉइड अवस्था में होते हैं। इसके अलावा बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं, ठीक है, इनके अलावा ये कौन सी सेल है भाई, आपकी बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल, जर्म सेल्स बोलते हैं इनको। इनमें जब डिवीजन होता है तो ये डिप्लॉइड से हेप्लॉइड में कन्वर्ट होती है। लेकिन दूसरी जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स आपकी ये भी 2n होती हैं, और जब इनसे डिवीजन होता है 2n वाली सेल से जो नई कोशिका बनती है उसमें भी 2n क्रोमोसोम होते हैं।
ठीक है। जब सोमेटिक सेल डिवाइड होगी तो वे भी 2n क्रोमोसोम्स रखेंगी और इन सेल को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। आगे बात समझ में, बोलो भाई। ठीक है। यदि क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है सेल के डिवाइड होने के बाद तो वह कहलाती है हैप्लॉइड अवस्था, और यदि क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है 2n से 2n ही रहती है तो वह कहलाती है डिप्लॉइड अवस्था। इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे यह संबंध है कि जो गैमेटोफाइट फेज होता है इनकी लाइफ साइकिल में, तो उसमें इनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर। कितने क्रोमोसोम होंगे, n। ठीक है। और जब ये स्पोरोफाइटिक अवस्था दिखाएंगे तो इनकी बॉडी में कितने, बॉडी की सेल्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2n, डिप्लॉइड अवस्था में होंगे। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। इस अवस्था में ये गैमेट्स उत्पन्न करेंगे n सेल्स वाले, ठीक है, यानी n क्रोमोसोम वाले। इस अवस्था में ये डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर। और स्पोर कैसे होंगे, 2n क्रोमोसोम वाले, यानी कि जितने उनके अंदर होने चाहिए। देखो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। मनुष्य के अंदर 46 है, इसका मतलब यह नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म में 46 हों, सब में अलग अलग होते हैं। किसी में 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20 अलग अलग पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और आप इनको सर्च कर सकते हैं, किसी भी एनिमल या प्लांट के अंदर आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो आप उसको गूगल पर एक बार सर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी वापस अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं अपन। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आई थिंक आपके अब समझ में आ गया होगा कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो जर्म सेल होती है उनका डिवीजन होता है, स्पर्म और ओवा बनता है, तो वे सेल हैप्लॉइड होती हैं। उसके अलावा सारी सेल्स, आपकी स्किन की सेल्स, आँख की, नाक की, बॉडी की सभी पार्ट्स की सेल, सिर्फ आपके जो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर टेस्टिस, उनके अंदर स्पर्म बनते हैं, और फीमेल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं, वे सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं। उनके अलावा सब डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है। तो मनुष्य के अंदर तो इस प्रकार का कोई अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता है ना। एक बॉडी है, उसी के अंदर आपके गैमीट्स भी बन रहे हैं, मतलब गैमेटोफाइटिक स्टेज भी उसी में है और स्पोरोफाइटिक, ऐसा अलग अलग देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये इस प्रकार के प्लांट है जिनमें गैमेटोफाइटिक फेज अलग प्रकार की स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है और स्पोरोफाइटिक फेज अलग प्रकार के स्ट्रक्चर में प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है। देखो तो ये होता कैसे है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। मान लो कोई गैमेटोफाइट है, ठीक है, इनके प्लांट के जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, रूट, लीव्स और स्टेम में डिवाइडेड नहीं होते हैं। इनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं इस प्रकार के, ठीक है, जैसे कि मार्केंसिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिन्हें हम कहते हैं गेमा कप। बहुत से इसको जेमा कप भी बोल देते हैं, जेमा, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा कप लाइक हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, छुपा हुआ होता है जेमा कप। इसमें क्या होगा, इसके अंदर गैमीट बनेंगे, ठीक है, एक के अंदर मेल गैमीट बनते हैं, दूसरे के अंदर वो नीचे होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आर्किगोनिया, उनके अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं, ठीक है, एक में मेल गैमीट बनेगा और एक में फीमेल गैमीट बनेगा। यह मेल गैमीट ऊपर से नीचे कूद जाएगा वाटर के माध्यम से, है ना। इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिस तरह से अपने जो एम्फीबियंस होते हैं, मेंढक वगैरह, इनके रिप्रोडक्शन के लिए भी या फर्टिलाइजेशन के लिए भी क्या ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है। इसी तरह से इनके फर्टिलाइजेशन के लिए भी, यानी कि मेल और फीमेल के मिलन के लिए क्या ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है। तो वाटर की मदद से क्या होता है, इनका फ्यूजन होता है और यहाँ पर एक नई सेल बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जायगोट, ठीक है। फिर जायगोट बनने के बाद एक्चुअली आप इसको थोड़ा इस तरह से समझें कि
मैंने अभी जैसे कहा कि यहाँ पर ये क्या है, मेल गमीट बना रहा है, नीचे क्या है, फीमेल गमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर है ना। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, इनको हम एंथ्रेजॉइड बोलते हैं और इनको आर्किगोनियम बोलते हैं, जिनके अंदर फीमेल गमीट बनता है। ठीक है, तो मेल गमीट यहाँ से निकलेंगे, वाटर के माध्यम से पानी में बहकर चले जाएंगे। ठीक है, वे यहाँ पर आते हैं। उसी समय क्या होगा, जैसे ये स्पर्म है ना, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये फीमेल गमीट है, इसके भी पानी के संपर्क में आएंगे और इसके जो ओवा है ना, ये इसके गैमीट है, गैमेट्स इसके ओवा है, ये भी पानी में बहकर यहाँ आ जाते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। दोनों के मिलने से जो नई सेल बनती है उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद नई सेल बनेगी जाइगोट। इसको क्या कहते हैं हम, जाइगोट। ये जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये जाइगोट जो है ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में जब डेवलप होगा तो ये यहाँ से निकलेगा और दूर कहीं जाकर ये उग जाएगा, जहाँ इसको मॉइस्ट और शेडो कंडीशन मिलेगी। ये कहाँ उगता है, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में या वाटर में, तो इसको जहाँ पर उपयुक्त परिस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेल गमीट था ये एन था, ये एन, ये फीमेल गमीट बना, ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों मिले तो ये सेल कैसी हो गई, 2n, एम्ब्रियो इज 2n। ठीक है, डिप्लॉइड। ये वाली अवस्था कैसी है, पूरी हैप्लॉइड। यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर कैसे हैं, हैप्लॉइड। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ये जो गमीटोफाइटिक स्टेज शो करता है उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, या देयर लाइफ इज हैप्लॉइड। उनकी लाइफ कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है और वह दूसरी जगह पे जाकर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होना मतलब अंकुरित होना, उगना। तब इस अवस्था को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं, और ये होती है 2n, क्योंकि 2n ही यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर इसके अंदर जब ये अच्छी तरह से उग जाएगा, है ना, एक बड़ा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा इस तरह का, तो इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियम। समझ में आ रहा है, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या बनेंगे, ये स्पोरोफाइट है, इसलिए ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। इसके अंदर ये जो भरे हुए हैं पार्टिकल्स, इनको क्या कहेंगे, स्पोर। ये वापस यहाँ पे ब्रस्ट होगा, फटेगा, टूटेगा और ये सारे स्पोर क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और हवा के माध्यम से उड़ते हुए ये दूसरी जगह पर जाकर उग जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर वापस जब ये उगेंगे तो इनकी बॉडी पर क्या होगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज वापस जन्म लेगा। तो इस तरह से ये जो चक्र है ये चलता रहता है। ठीक है, ये गैमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक, इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। और दो अलग अलग प्रकार के इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एक ही जीवन के दौरान दो पीढ़ियां उसको देखने को मिलती हैं, एक गैमेटोफाइटिक और एक स्पोरोफाइटिक। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके इतना डिटेल में नहीं है, आपको बस ये पॉइंट ख्याल रखना है ना। कौन सा पॉइंट, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन ब्रायोफाइट्स। इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसमें दो स्टेजेस पाई जाती हैं लाइफ साइकिल में, एक गैमेटोफाइटिक और दूसरी स्पोरोफाइटिक। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने बताई है यहाँ पर, इन पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ओके, इट इज क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे जाके कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब आप अगर उनको अच्छे से लर्न कर पाते हैं, समझ पाते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो भी ठीक है।
ये लाइन तो कम से कम आप याद कर ही लें, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर वह कैसा होता है? वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, या आप लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएटेड, not differentiated into roots, ये roots है भाई, roots ROOTS, roots, stem and leaves। इनमें रूट, स्टेम या लीव जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाए, लेकिन आप डायग्राम देखेंगे, बुक में भी आपके दे रखा है, इनके कुछ इस तरह के जड़ जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जड़ जैसे, है ना, आप देख पा रहे होंगे अभी, और आपको अच्छे फोटो में दिखाऊंगा, अच्छे पिक्स एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे अभी। इनके क्या होता है, कुछ जड़ रूपी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, राइजोइड्स, उनको हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स, ठीक है, RHIZOIZS, राइजोइड्स। आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? थोड़ा और साफ करके लिखता हूँ, राइजोइड्स आर प्रेजेंट, या ऐसे लिख सकते हैं, राइजोइड्स कीप अटैच्ड विद सॉइल। इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम रूट्स नहीं कहते, राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर विच कीप अटैच्ड देम विद सॉइल। वे क्या करते हैं, उन प्लांट्स को मिट्टी के साथ बांधकर या पकड़कर रखते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इनको? राइजोइड्स। तो यहाँ पर काफी पॉइंट्स हो गए अपने, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। देन इसके एग्जाम्पल्स, है ना, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं आप इधर देख सकते हैं, उनके डायग्राम भी बनाना चाहें तो अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है आपके, सबसे पहले आता है आपके रिक्सिया, ठीक है, देख पा रहे हो आप, रिक्सिया। फिर उसके बाद आता है मार्केंशिया, मार्केंशिया में आपके गेमा कप या जेमा कप आप बोल सकते हैं, वे पाए जाते हैं, ठीक है। देन पीलिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड पोगोनेटम, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, और आप इनको लिखें अच्छे से, इसके नोट्स बनाएं और लर्न करें। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा डिवीजन ब्रायोफाइटा भी खत्म होता है। आज हमने 2 डिवीजन पढ़े, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। अब 3 और बच जाते हैं हमारे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पार्ट कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके बताएं थोड़ा, और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।